डीएनएस क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृत्त। तो वृत्त से संबंधित सभी शब्दावली और उससे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे कि आप चैप्टर 10.1 को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वृत्त क्या होता है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, उस एक वृत्त कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका यहाँ लिखित रूप। इसे हम लोग समझेंगे कैसे, फिगर के माध्यम से। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि वृत्त क्या होता है, एक बिंदुओं का समूह होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक तल बनाते हैं, इस तल पर अगर इसको हम प्रदर्शित करें तो एक इस तरह यह बिंदुओं का क्या होगा, समूह बनेगा। यह बिंदुओं का यह समूह बन गया। तो यह बिंदुओं का एक समूह होगा। और इन सभी बिंदुओं को हम लोग ऐसे मिला दें तो यह क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, यह एक वृत्त बन गया। और क्या होगा, एक निश्चित क्या कर रहा है, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। ये सभी जो बिंदु थे, जितने भी बिंदु थे, ये एक निश्चित दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर लिया जाए तो इसकी भी दूरी सेम हो, सभी बिंदुओं का यहाँ से क्या हो, दूरी क्या हो, समान हो। तो ये क्या हो जाएगा, यह कहलाता है वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषाएं हमने दे दिया और उसको हमने फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया। अब पहला हम लोग इस वृत्त के बारे में अगर देखा जाए तो क्या होता है, अर्धवृत्त, वृत्त का तल, वृत्तीय क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग क्रमशः जानेंगे एक आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। तो ये तो हम लोग समझे कि वृत्त क्या है, इस तो वृत्त के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे पहला अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। जो भी वृत्त होगा उसका आधा भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अब इसका आधा भाग ये हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। अब अर्धवृत्त के बारे में जाना जाए तो अर्धवृत्त देखिएगा यहाँ पर ये सब हम लोग त्रिज्या के बारे में जानेंगे आगे। अभी हम लोग समझेंगे कि त्रिज्या क्या होता है। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, यानी 2r, यानी दो त्रिज्याओं से मिलकर एक अर्धवृत्त बनता है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त हो गया। बस अगर फिगर के बारे में हम लोग जानेंगे तो ये क्या हो गया, यह अर्धवृत्त आपका बन गया। ठीक है, तो इसे हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त यह हो गया। अगर अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो चलिए इसको अब आगे हम लोग जब वृत्त के क्षेत्रफल की बात आएगा तो वहां पर हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग रहने देते हैं। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि वृत्त का तल। वृत्त का तल क्या होता है और वृत्त के तल पर क्या क्या चीजें स्थित होती है उसको भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे उसको समझाने के लिए इस तल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो वृत्त का तल क्या होता है, वृत्त जहां भी स्थित होता है, वृत्त जहां भी स्थित होता है उस तल को कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। किस किस में, अभ्यंतर में और बहिर्भाग और वृत्त में। ठीक है, यानी वृत्त जिस तल पर स्थित होता है किस भाग में, 3 भागों में विभाजित करता है। तो ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्भाग कहते हैं। यानी वृत्त के बाहर का भाग को हम क्या कहते हैं, बहिर्भाग। इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बहिर्भाग हो गया। ठीक है, और ये वृत्त के जो अंदर का है, यानी ये वाला, यानी ये जो क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, यह अभ्यंतर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यंतर। ये अभ्यंतर कहलाता है। और वृत्त क्या होता है, ये, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त की पूरी परिभाषा को हमने बता चुका है। अब ये क्या कहलाता है, यह वृत्त कहलाता है। यह वृत्त हो गया, यानी वृत्त जिस तल पर स्थित होता है यह क्या है, एक तल हो गया। उस तल, जिस तल पर स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये दूसरा भी हमारा हो जाता है। अब तीसरे की बात अगर किया जाए तो तीसरा में क्या दिया हुआ, वृत्तीय क्षेत्रफल। तो ये वाला जो भाग होता है यह एक वृत्त हो गया। वृत्त के जो अभ्यंतर भाग होता है, अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग,
यानी अभ्यंतर जो भाग होता है यह क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी इसे क्या कहेंगे, इसे वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, जिसे हम यहाँ जान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इसके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात किया होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही होगा। और यह क्या होता है, एक वृत्त का आधा भाग क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। तो एक वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा उसके आधा क्या होगा, उसका अर्ध क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका हम लोग आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा वाला। अब चौथा, अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो त्रिज्या क्या होता है, एक वृत्त में, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब इसकी परिभाषा की अगर बात किया जाए तो क्या लिखेंगे इसमें, कि इसके केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि क्या होता है, यह बाहर वाला भाग, इसको हम लोग अभी समझेंगे। बाहर वाले भाग के यानी परिधि को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 वाला हो गया। व्यास क्या होता है, व्यास के बारे में जानेंगे, तो ये क्या होगा, यह त्रिज्या हो गया। यानी इसको अगर हम लोग पूरा, यानी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर 2 बिंदु ले लिया जाए, ए, इसको ए कर लिया जाए और इसको बी कर लिया जाए, अगर यह दोनों को मिलाया जाए वृत्त के केंद्र से, तो यह क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा ये। ठीक है, तो यह वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि के बारे में समझिएगा। अगर एक वृत्त बनाया जाए इस तरह, तो यानी परिधि यानी क्या हो जाएगा, यह एक बिंदु मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कर लिए ए, यानी यहाँ से चलते हुए अगर आया जाए और फिर यहीं पर आकर समाप्त किया जाए, तो यह क्या होगा, इसकी परिधि हो जाएगा यह। ठीक है, इसकी परिधि का फार्मूला अगर पूछा जाए, अगर इसका सूत्र क्या होगा कि वृत्त की परिधि निकालने के लिए, तो वो हो जाता है 2 पाई आर हो जाता है। वृत्त की परिधि बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 पाई आर इसका क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला हो जाता है, यानी सूत्र हो जाता है ये। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। 6 वाला हो गया। अब ये 7 वाले के बारे में हम लोग समझते हैं, वृत्त की जीवा क्या होता है। तो ये हो गया आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त की जीवा क्या हो जाता है, तो यानी अगर इसके परिधि पर 2 बिंदु लिया जाए, मान लीजिए यह 2 बिंदु क्या हो गया, यह ए हो गया और यह बी, इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। अगर वृत्त के परिधि पे कोई 2 बिंदु लिया जाए और उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, वृत्त की जीवा हो जाता है। जैसे यहाँ एक हमने ए बना दिया और यहाँ पे बी बना दिया, और इसको हम लोग, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, यह जीवा कहलाता है। यह वृत्त का क्या हो गया, जीवा। ठीक है, तो यह वृत्त के क्या हो गया, जीवा हो गया। अब वृत्त की जीवा एक दीर्घ वृत्त बनता है, इसमें क्या बनता है, एक वृत्त के सबसे बड़ा जीवा पूछता है कि एक वृत्त में सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। तो हमने क्या बताया था, यह क्या होता है, व्यास होता है। यह क्या हो जाएगा, यही जो होता है यह वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है। इसमें पूछा है तो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो यह वृत्त की जीवा को भी हम लोग समझ लिए यहाँ पे। अब चाप के बारे में जाना जाए, तो चाप क्या होता है। अगर एक वृत्त को हम लोग लिया जाए ऐसे, ठीक है, तो चाप के बारे में देखिएगा कि वृत्त के परिधि पर कोई 2 बिंदु क्या कहलाते हैं, वो उसका वृत्त का क्या होता है, वह चाप कहलाता है। यानी मान लीजिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो ये वाली जो दूरी होती है यह क्या होता है, यह वृत्त का चाप होता है ये। ठीक है, वृत्त का चाप होता है। अगर इस चाप के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पर ये देखिएगा, चाप जो है इसको 2 भागों में विभाजित करेगा, एक दीर्घ चाप हो जाएगा, एक लघु चाप हो जाएगा। तो दीर्घ चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो लघु मतलब क्या होता है, छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। यानी यह जो छोटा वाला चाप होगा यह क्या होगा, यह लघु चाप हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, लघु चाप हो गया यह। अब इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत क्या हो गया, ये वाला,
यानी यहाँ से यहाँ तक जो चल कर आएगा बिंदु, वो क्या हो जाए, यह दीर्घ चाप हो जाता है, यह दीर्घ चाप हो जाता है, यह दीर्घ चाप हो जाता है। ठीक है, तो यह लघु चाप हो गया, यह दीर्घ चाप हो गया। तो 8 वाला भी हम लोग समझ लिए, चाप क्या होता है और दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है। अब 9वां हम लोग क्या जानेंगे कि वृत्त खंड क्या होता है। तो वृत्त खंड क्या होता है और वृत्त खंड में क्या क्या होते हैं, दो बातें होती है, पहला लघु वृत्त खंड और दूसरा दीर्घ वृत्त खंड होता है। तो लघु वृत्त खंड क्या होता है और दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। अगर एक वृत्त बनाया जाए, ठीक है, ये उसका क्या कहलाएगा, ये तो उसका हो गया जीवा हो गया। लेकिन यह जीवा क्या करता है, इस वृत्त को दो भागों में बांट देता है। तो जब दो भागों में बांट देता है तो वही क्या होता है, उसका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है। अब यहाँ पर यह जो एरिया होगा, यह क्या हो जाएगा, यह वृत्तखंड हो जाएगा यह। लेकिन कौन सा वृत्तखंड होगा, यह लघु वृत्तखंड हो जाएगा यह लघु वृत्तखंड हो जाएगा यह। ठीक है, इसके विपरीत जो ये वाला क्षेत्रफल होगा, यह क्या हो जाएगा, यह कहलाएगा कि दीर्घ वृत्तखंड हो गया यह दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा यह दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यह लघु वृत्तखंड हो गया, यह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो इसमें हम लोग 9 वाले भी बिंदु को जान लिए। अब 10वां क्या बचता है, त्रिज्य खंड। खंड का मतलब क्या होता है कि अलगाव, यानी उसको टुकड़े टुकड़े में बांटना। अगर यहाँ पे देखिए वृत्त खंड की बात करें, इसको दो खंड में किया गया है, तो यह इसमें क्या हो, एक लघु वृत्त खंड हो गया, एक दीर्घ वृत्त खंड हो गया। तो ये चीजें हो गया। अगर इस त्रिज्य खंड यानी एक त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त को खंडित किया जाता है, तो क्या होता है, वह त्रिज्य खंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक वृत्त हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर यह क्या हो गया, इसके केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर इन एक दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो त्रिज्य खंड हो जाएगा, यह त्रिज्य खंड हो गया। तो त्रिज्य खंड में भी क्या होते हैं, दो भाग बन जाते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड हो जाता है और एक दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाता है। तो ये वाला जो भाग होता है यह छोटा है ना, तो इसलिए इसको हमको कहते हैं कि लघु त्रिज्य खंड हो जाता है, यह लघु त्रिज्य खंड हो जाता है, यह लघु त्रिज्य खंड हो जाता है। और इसके विपरीत जो शेष वाला भाग होता है, यानी ये वाला, इसको ये क्या हो जाता है, यह दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाता है, यह दीर्घ त्रिज्य, इसको लिख देंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है। तो ये रहा इस चैप्टर 10 का जो वृत्त है उसका, उसे महत्वपूर्ण जो शब्दावली थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसको जानने के बाद आप चैप्टर 10.1 को बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये इस प्रश्नावली का एक निचोड़ रहा, इस जो महत्वपूर्ण शब्दावली थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो चैप्टर 10.1 का जो भी प्रश्न है और ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो ये इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए और आपने इसको समझा भी होगा, आशा करता हूँ समझ में आया भी होगा। और इससे संबंधित जो अगला चैप्टर जो होगा 10.1, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।